हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को दावत दी है। क्यों दावत दी है, क्या उनके पास ये इख्तियार है या नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब के बारे में कि क्या इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। इसके हवाले से क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब, मैंने सुना है आपके पास कोई ख़बर है जो बताने के लिए आप बेताब हैं, इसीलिए आपने मुझे कहा कि सबसे पहले इस मौजू पर बात करें। तो आप बात करें, क्या क्या करना है। शायद एक तो आज आपकी ना पैंट ज़रा जीन जो है ये कोई छोटी है, लेकिन उसका एक जो फ़ायदा हो रहा है ना, ठीक है, आपकी जो सॉक्स हैं वो नुमायाँ हो गई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो दैट्स वेरी गुड। लोग जो हैं वो काफ़ी देर से इन चीमा चीज़ों को साहब, मिस जीन्स कर रहे मुझे मुकम्मल है, पूरी है। आप देखते भी नहीं, मैं पैर के घूम ही रहा था, कोई ऊपर नहीं है, लेकिन जब बैठे ना तो ये प्रॉब्लम हो जाती नहीं, है। पहले नहीं होती ना, ये आज जो है ज़रा ज़्यादा वो सॉक्स प्रॉब्लम है। दिखाने के लिए ना, सॉक्स है। शायद देखें, मेरा भी अलमिया देखें कि मैं रोज़ाना सूट चेंज करके आता हूँ। नहीं, आप रोजाना सूट भी चेंज करके आते हैं और जूते भी चेंज करके आते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो मेरे हैं ज़रा डार्क कलर के मैं पहनता हूँ, तो वो लगता है जैसे एक है, तो एक वजाहत कर दें कि मैं भाई नहीं नहीं, रोजाना बदल के आते हैं। नाइकी भी पहन के आते हैं यार, वो तो हमने नहीं, नाइकी तो खैर वो तो ज़रा एक बड़ा इनफॉर्मल सा है ना। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन ये बताएं कि ये क्या है, सदर साहब ने क्यों यार दावत कोई खाने की दावत दी है, किस चीज़ की दावत? मुझे तो खाने की दावत है, उनके लिए तो खाने की दावत। वैसे यार मेरे ख्याल सदर साहब जो है ना, अल्लाह किसी को सदर भी ना बनाए। क्यों जी? इतना फारग आदमी होता है सदर अच्छा, कि कोई काम ही नहीं होता। ये तो इन कर रहे हैं आप सदर की। नहीं नहीं, ये मुझे तो लगता है कि बाज़ औक़ात ना किसी को जिस तरह जेल में भेज देते हैं ना, तो उधर काम ही को नहीं होता, तो उधर मुशक्क़त उस तरह की होती है, इधर मुशक्क़त ये होती है कि आपने बिल साइन करने हैं। अब ये है कि सदर साहब जो हैं उनके अपने सेक्रेटरी उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला सकते हैं? तो पहली बात यह है कि सदर साहब का क्या कहना है। सदर साहब कहते हैं जी कि आओ ज़रा इधर आओ ना, ज़रा इलेक्शन डिस्कस करें। अच्छा, मुझे एक तो यानी कि वो एक तासर जो दे रहे हैं, इतना मुझे आइडिया है कि सदर साहब को जिस तरह कानून के हवाले से भी आइडिया था ना कि वो मंजूर हो चुका है, सदर साहब को गालिबन यानी कि अभी उनको शक का फ़ायदा ही देंगे ना, कि उनको आइडिया है कि मैं बुला नहीं सकता अब, ठीक है। अब उन्होंने बुला लिया जी कि इलेक्शन कराओ, तो ये जिस तरह अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कोई ट्वीट भी पहले किया जी कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बिल वैसे ही पास हो गया, मेरा अमला जो है ना ये मेरे साथ धोखा कर गया है। तो अब भी मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने लेटर इशू किया है वो अपनी पार्टी को खुश करने के लिए किया जी कि देखें मैं तो कितनी जल्दी इलेक्शन कराना चाह रहा था। हालांकि वैसे अगर आप सदर साहब के लिहाज से देखें तो सदर साहब का फ़ायदा है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि सदर साहब जो है उन्होंने खुद सितंबर में वो फ़ारग हो जाना है, 5 साल उनके मुकम्मल हो जाने हैं। तो अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो जब तक नई पार्लियामेंट वो नेशनल असम्बली नहीं आएगी या बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ नहीं आएंगी तो नए सदर का तो इलेक्शन नहीं हो सकता। चीमा साहब, सदर साहब तो चाहते ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए इलेक्शन, लेकिन ये है कि वो बज़ाहिर क्या कर रहे हैं, वो बज़ाहिर ये कर रहे हैं कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाओ जी आओ, यानी कि आगे डिस्कस करें कि इलेक्शन। लेकिन ये है कि इलेक्शन के लिए वो बुला नहीं सकते, वो ऐसा है। चीमा साहब, एक मैं करेक्शन आपको कर दूं, बुरा नहीं बनाना, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, इसी पॉइंट से आप शुरू करिएगा। चीमा साहब, उन्होंने डिस्कस करने के लिए बुलाया है, नहीं इलेक्शन कराने के लिए नहीं बुलाया। नहीं, पर कहना है इन अच्छा, बातों में मैं ये चाहते अंदर से वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। लेकिन इजाज़ मैंने आपसे शुरू में बात दिखाना वो ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह कर रहे हैं। नहीं, दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तो ये है कि मैंने शुरू में बात की कि सदर साहब इतने वेले हैं, फारग हैं कि आओ जी भाई, यानी कि जैसे होता है ना कोई बुजुर्ग, इधर आओ भाई, तुसी को पूछ दे को आंदे नहीं, इधर आओ मेरे से बात करो कि क्या करना क्या है। अगर तो उन्होंने प्यार से बुलाया है ठीक है तो फिर ठीक है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बुला नहीं सकते, ठीक है। इससे पहले क्या था, एक रिक्वायरमेंट थी, इससे पहले एक तकाजा था, कानून का तकाजा था कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को बुलाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उनको पूछना है कि क्या डेट का क्या करना है, और उनसे कंसल्ट करके तो उन्होंने डेट अनाउंस करनी है। अब यह है कि जो इलेक्शन लॉ है उसको इस जो जाने वाली पार्लियामेंट है, मरहूम पार्लियामेंट, उन्होंने उसमें तरमीम कर दी। उस तरमीम के तहत ये तय करना है, ये होली सोली इख्तियार जो है कि इलेक्शन का कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने तय करना है कि इलेक्शन की डेट क्या होगी।
तो सदर साहब तो ये कर नहीं सकते। अब मुझे नहीं आइडिया कि वो किस कानून के तहत मुशावरत कर रहे हैं। जो उन्होंने हवाला दिया हुआ है, उन्होंने हवाला दिया है आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 का, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आइन का आर्टिकल 48 जो है उसकी शिक 5 जो है वो कहती है कि जब सदर असम्बली तहलील करेगा। अच्छा, सदर असम्बलियाँ कब तहलील करता है? सदर उस टाइम असम्बली तहलील कर सकता है कि जब लेट से कि उधर जो है किसी को लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, या जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको अपने ईवान का इतमाद खो चुका है, तो उस सूरत में सदर कहता है जी असम्बली डिज़ाल्व। वो उस सूरत में यानी कि अगर कोई नहीं बन पा रहा तो चलें जी एक फ़्रेश मैंडेट लेकर आएँ। उस सूरत में सदर जो है वो आता है जी, वो बुलाता है कि भाई आएँ और मैंने ऐलान करना है। अभी जो है अभी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे असम्बली डिज़ाल्व हो गई है कि उसने टर्म कंप्लीट कर लिया है, और जो इलेक्शन लाज हैं उनके तहत ये इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। सदर अगर बुला भी लेते हैं तो उनके बुलाने की अहमियत नहीं है, अगर कोई जाए तो उसकी मेहरबानी है, अगर कोई ना जाए तो कोई कानूनी तौर पे उन पर कोई ऐसी कोई कदगन नहीं आती, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। आप देखें कि सदर साहब जो हैं, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने आगे लेटर लिख दिया जाए कि सदर साहब की गल्ला कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई इस तरह का ना आ जाए मामला। तो जो मैं तो इस मामले में बड़ी मुझे क्लैरिटी भी है, और ये जो क्लैरिटी है मैंने कई को ला के जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो सदर साहब को ये मौजूदा सूरत हाल में वो नहीं बुला सकते थे। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, ये जो साबका पार्लियामेंट है उसने जो कानून साजी किया है, क्या आइन में ये लिखा नहीं हुआ कि सदर ही अनाउंस करेंगे? नहीं शाह जी, यानी कि अच्छा। वो जो है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सदर ने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, ठीक है, उस आर्टिकल के तहत वो उसी सूरत में बुला सकते हैं जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व करते हैं, जब सदर असम्बली डिज़ाल्व कर रहा है। और एजाज इधर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये वाली जो चीज़ है कि सदर के पास इख्तियार कब गया था, ये जो ज़ियाउल हक है उन्होंने ये सदर के पास ये इख्तियार दिया था जब वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे। इस दफ़ा ये गवर्नमेंट है या बाकी इस्टेब्लिशमेंट वाले भी नहीं कराना चाह रहे नहीं, तो उस टाइम उन्होंने किया था। और मज़े की बात है कि उस टाइम जो है ना 1988 में 29 मई को असम्बली डिज़ाल्व कर दी, यानी कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी कि जो मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो आगे वजाहत की, उन्होंने कहा जी डेट ही दे दो, कोई डेट तो दें कि कब इलेक्शन कराने। उन्होंने कहा जी कि नहीं, 90 दिन के अंदर मैं डेट दूंगा, कि 90 दिन जो है, यानी कि उसमें हो सकता है कि वो जो है 90 दिन ही जो है वो जाकर डेट दे दें। यानी कि उन्होंने कोई इस तरह की उन्होंने नहीं दी, बल्कि यह है कि उस टाइम कोई जो एक दो पटिशनर थे, वो जो हाजी सैफुल्ला थे, वो बड़े मशहूर पार्लियामेंटेरियन थे, वो उस टाइम जो है पार्लियामेंट उधर गए सुप्रीम कोर्ट में भी, चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह थे। तो इन्होंने जाके उधर कहा जी कि असम्बली को बहाल किया जाए, क्योंकि असम्बली को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। अब जो है यानी कि उस टाइम की जो अदालत थी वो जनाब ज़ियाउल हक के साथ मिली हुई थी, और इधर से कोई जो पैगाम रसानी हुई वो ये हुई थी कि आपने असम्बली बहाल नहीं करनी, हम आगे जाके ना कुछ देर में इलेक्शन करा देंगे, ठीक है। तो फिर अदालत ने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, असम्बली जिस तरह भी टूट गई है तो हम वो जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक ऐसी उस टाइम केयर टेकर कैबिनेट भी ऐसी बनी थी कि जो प्राइम मिनिस्टर के बगैर थी, यानी कि एक सदर था, प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। हालांकि उन्होंने ओथ जो होता है ना एक वज़ीर का, उसमें ये होता है जी कि मैं जो मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट हैं वो मैं वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर मैं नहीं किसी को आगे पास ऑन कर सकता। तो वज़ीर आज़म था नहीं, लेकिन यह है कि उन्होंने गायबाना तौर पर एक वज़ीर आज़म को तसव्वुर करके तो ओथ लिया। और ये यानी कि ये एक हिस्ट्री है, यानी कि बात शुरू हो रही थी कि सदर के पास इख्तियार है या नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सदर ज़िया ने ये इख्तियार डाला था। चीमा साहब, मैं अब आपको एक ख़बर भी दे देता हूँ। हाँ, ठीक है। ख़बर ये है चीमा साहब कि यहाँ पर इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में जो बातें सरगोशियाँ हो रही हैं उनके मुताबिक ये है कि 16 सितंबर तक ऐवान सदर और जो अदल का ऐवान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से दोनों जगहों से ऐसे इक़दाम होंगे जिससे जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो ऊपर जाएगा। यानी कि अदालत भी हर रोज़ ऐसे इक़दाम करेगी, ऐसे ऑर्डर्स जारी करेगी जिसमें इमरान खान साहब को रिलीज़ करना हो गया, या जो मौजूदा इंटरिम सेटअप है उसको डैमेज करना हो गया, या इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना हो गया। वैसे इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, ये एक अलग नहीं, अब तो है हो ही नहीं सकता, अब नहीं हो सकते।
ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये काम आएगा और ऐवान सदर भी सुप्रीम कोर्ट की पूरी मावनत करेगा ताकि एक इम्प्रेशन, एक जो इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो सके। इस वक्त मुल्क के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो सारा कंट्रोल कर लिया गया है। मीडिया जो है, आपको पता है, मीडिया भी बाय एंड लार्ज वो इमरान खान साहब का बयानिया नहीं ले रहा। इस्टेब्लिशमेंट तो ऑलरेडी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, बल्कि एंटी है। और जो अदलिया का भी एक बड़ा पोर्शन है जो कि इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिकत नहीं रखता। अब रह बीच में क्या गया है, ऐवान सदर रह गया है और अदलिया के अंदर बाज़ जज साहिबान रह गए हैं। तो अदलिया के जो बाज़ जज साहिबान और ऐवान सदर है वो सारे डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या एक्सपर्ट्स जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में 16 सितंबर तक आप देखेंगे। सदर साहब को तो पता है कि 6 सितंबर उनका आखिरी दिन है, लेकिन वो सदर रहेंगे जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जब तक अगला सदर मुंतखब नहीं हो के आएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये पता है कि 16 सितंबर उनका आखिरी दिन है और वो चाहते हैं कि जब वो निकले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो एक अवाम का जम्मे गफ़ीर हो जो उनका इस्तकबाल करे और उनके नारे लगे जिस तरह बाज़ जज साहिबान के लगते रहे। तो ये आखिरी इतला है जो इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में ये सरगोशियाँ की जा रही हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो चीमा साहब मुझे ये बताएं, आपको पता है कि इमरान खान साहब की हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस की समाअत हुई, को फॉलो लिया? एक तो जो आप कह रहे थे ना कि अदलिया का भी एक जो मेजर पोर्शन है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम इस तरह से बयान कर लें कि जो एक होते हैं ना कि एक जो साइलेंट सोल्जर है खामोश सिपाही जो हैं या मुजाहिद, नहीं कि वो तो इतना अभी एक लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है। और अदलिया का जो निज़ाम है वो इस तरीके से है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो ही सब कुछ होता है कि उसे पता है या उसने फ़ैसला करना है कि मैंने किस केस का फ़ैसला किस से करवाना है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखें तो चाहे वो यानी लाहौर हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कि उस हद तक तो इमरान खान जो हैं यानी कि उनको लीडरशिप, जो अदलिया की लीडरशिप है उधर उन्हें एक हमायत हासिल है और वो खुलकर उनकी हमायत करते हैं। ठीक है, बाकी बल्कि इमरान खान ने अभी ये भी कहा है जी कि मेरा केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय आप पेशावर हाई कोर्ट लगा दें। तो इसका मतलब है कि उन्हें ये भी है कि पेशावर से भी उन्हें कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, अब ये है कि जो चीफ जस्टिस कर रहे हैं एजाज़, ये अदालत जो होती है ना, मेरे ख्याल है कि लोगों को ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब हम इसको कहते हैं ना ईवान अदल, ये अदल के भी कोई तकाज़े बड़े अजीब से हैं। ठीक है, अदल जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी दिया जाता है और अदल जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पर लिया भी जाता है, नहीं वापस ले लिया जाता है। कि मसलन अगर आपने किसी का केस सुनना है, मसलन यही है कि अगर हम इमरान खान के केस की मिसाल ले लें, अगर ये केस कोई ऐसे किसी बंदे का होता कि जो अदलिया की गुड बुक में ना होता, तो चीफ जस्टिस ने कहना था जी कि जब तक पहले हाई कोर्ट फैसला नहीं करते ये आप इधर आ ही नहीं सकते, ये आपकी अभी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब जो है यानी कि मामला आप लटका सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी कह देते हैं जी कि नहीं आप जो है ना 6 माह सुने ही ना, और ये माजी में करते रहे हैं। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ लोग जो नैब के केसेस में, झूठे केसेस में अंदर थे और पता था कि इन पर कोई केस नहीं बन रहा, तो आप उनको इस तरीके से अंदर रखा हुआ था कि आप केस ही नहीं सुनते थे। ठीक है, और बाकी ये है कि अगर आपने करना है फ़ैसला तो आप ये भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि हाई कोर्ट आगे क्या है। यानी कि उसमें जो आज चीफ जस्टिस ने उन्होंने अपना माइंड दे दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि भाई हाई कोर्ट आप जल्दी जल्दी एक दिन है आपके पास, आप जो अच्छा करो या बुरा करो हमारी नज़र में, बादियों नज़र में नहीं, बल्कि उन्होंने क्लियर भी कहा है। यानी कि वो जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, तो उन्होंने कह दिया जी कि भाई उनके साथ जो है ना उनके साथ कुछ ज़्यादती नहीं हो रही, तो उन्होंने कोई यानी कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, तो वो जो है चीफ जस्टिस देखना शुरू हो गया कि क्या इमरान खान इधर बैठा हुआ है कि। फिर उन्होंने कहा क्यों नहीं हो रही, वो इधर है, ये जेल में है। ठीक है, यानी कि चीफ साहब जो है यानी कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का उन्हें जज्बाती हो, उन्होंने कहा वो जेल में होना उनका ये आज खुद बहुत बड़ी ज़्यादती है। और उन्होंने कहा कि वो केस भी गलत बनाया हुआ, यानी कि एक जगह वो पहले बादी नज़र के आए गए थे, फिर उन्होंने इधर यह कि गलत है। ठीक है, तो लिहाजा चीफ साहब जो है ना उन्होंने अपनी राय तो दे दी है, तो द वर्डिक्ट हैज़ बिन अनाउंस्ड। ठीक है, उसका जो एक बाकायदा तौर पे है वो को 2-4 दिन सुन के कोई ज़रा मासूमाना सवाल पूछ के वो बाद में उसका फ़ैसला आ जाएगा।
तो इधर एजाज़ इसको जो है ना, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये है, ये जो बात होती है ना कि भाई ये पहले ही पता चल जाता है कि एक बेंच की तश्कील से पता चल जाता है। और इस बेंच में भी देखें कि जो 2 जज साहबान हैं, चीफ साहब और जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उनके बारे में ऑलरेडी क्लियर है, उनके फ़ैसलों से क्लियर है। बाकी जो है वो जस्टिस मंदोहिल जो हैं उनको उन्होंने साथ बिठाया है, यानी कि अगर वो किसी जगह से डिसएग्री भी करते हैं तो आप जो है 2-1 से फैसला सुना देंगे, मेजॉरिटी फैसला जो है यानी कि वो आपका है। और कहने को आप कहेंगे जी कि हमने एक और बंदे को बिठाया था जो कि आप समझते हैं कि हमारे साथ कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं रखते, तो हमने उनको बिठाया हुआ था। तो एजाज़ ये है प्रिडिक्टिव जस्टिस कि जिसके बारे में यानी कि पहले जो है यानी कि लोगों को पता है जी कि फैसला क्या होना है। यानी कि इससे हटकर कोई अगर फैसला होता है तो वो सरप्राइज होगा। ठीक बात। अच्छा चीमा साहब, आपको पता है ना जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी कौन है? जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी वो हैं जिनकी ऑडियो टेप आई थी, लीक आई थी, उस ऑडियो लीक के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और फिर एक रेफरेंस फाइल किया गया था उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो भी पेंडिंग है। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन है? खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये मामला आज खुद बड़ा कंट्रोवर्शियल है जिस तरीके से ये चीज़ों को लिया गया है। इमरान खान साहब को मुझे लगता है कि रिलीफ अदालत शायद दे देगी, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही दे दे, लेकिन इमरान खान साहब अगले 3-4 केसेस में और फंस जाएंगे। नंबर 1 वो फंस जाएंगे साइफर केस पे, नंबर 2 वो फंस जाएंगे नैब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का, और तीसरे नंबर पे वो फंसेंगे 9 मई के केस का। आपको पता है 9 मई के केस के वाले से भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस को हुक्म दे दिया है कि उनको गिरफ़्तार करें। अब ये 3 चीज़ें वो पहले ही हैं। 16 सितंबर तक किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब वापस आएँ, ताकि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सुरखरू हो जाए कि मैंने बंदा निकाल दिया, बंदा निकल गया, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था। तो आज जो मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन बात थी ना, वो ये थी कि जितने भी चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं ना, हमारे मीडिया के अंदर भी और ओवरसीज़ में भी और मुल्क के अंदर भी, वो सारे चीफ जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और दूसरे जो हैं यानी कि बाकी जमातों के चाहने वाले, वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, ख़िलाफ़ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। और चीमा साहब, ये जो बात है ना, ये किसी भी जज के लिए एज ए प्रोफेशनल बहुत ही गलत बात है कि एक जमात या बाज़ जमातें उसे अपना मुखालफ समझें और एक जमात उसे अपना हामी समझे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी और इंसाफ जो है वो नहीं आप कर सकते, ये नज़र आ रहा है। अच्छा एजाज़, ये जो आप बात कर रहे थे ना जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की, कि उनकी ऑडियो टेप आई, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। एजाज़, ये वैसे बड़ी एक सितमज़रीफ़ी है कि वो लोग कि जो जिस तरह वो एक अमेरिकन जस्टिस है जिसने कहा कि हम इसलिए फ़ाइनल नहीं हैं कि हम ठीक हैं, हम इसलिए फ़ाइनल हैं कि इसके बाद कोई और फोरम नहीं है। तो इस फोरम की एक अहमियत और उसका दूसरों की ज़िंदगी पर, उनके कैरियर पर क्या असरात होते हैं, वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। और अकाउंटेबिलिटी का मामला ऐसा है कि आप देखें कि जो अरशद मलक थे, जज अरशद मलक मरहूम, कि उनकी जो वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे प्रेशर मेरे पे डाला गया, और वो मामला जो है जब सुप्रीम कोर्ट गया तो आसफ सईद खोसा साहब उस टाइम चीफ जस्टिस थे, और उनका भी बड़ा एक मज़े का हेज़ किस्म का फ़ैसला आया। उन्होंने जो है ना मेयार तय कर दी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप पर इल्ज़ाम लगाएं तो आप कहते हैं कि आप जो है यानी कि कोई एविडेंस के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जिधर एविडेंस आए तो उस पर उन्होंने एविडेंस का एक मेयार भी मुकर्रर किया कि एविडेंस क्या है, कि अगर आपने वीडियो बनानी है तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, ठीक है। दूसरा ये है कि उसको पता हो जी कि मेरी वीडियो बन रही है। वो तो फिर यही है कि वो जज साहब जो हैं वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई इतराफ़ी बयान दे दें, वो तो फिर इसी तरह हो सकता है, ठीक है। तो ये अलमिया है। मेरा ख्याल है कि एक तो जो है ना एक जो अदालत है इसके एहतसाब का अमल बेहतर करना चाहिए और इनको अपने एहतसाब के अमल में दूसरों को शामिल करना चाहिए, पार्लियामेंट को शामिल करें। और ये मामला जब आइन 1973 का बन रहा था उस टाइम ये डिस्कस हुआ था। उस टाइम वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस हक़ में थे और उनका यही पॉइंट था जो हुकूमती पार्टी है कि उनका ये था जी कि ये जो है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इनकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से फ़ाइनल फोरम ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो अपने बारे में किस तरह जज हो सकते हैं या अपने साथियों के बारे में किस तरह जज हो सकते हैं। आपका केस मेरे पर आ जाए तो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे पता हो जी कि एजाज़ फ़लाँ जगह पे गलत है, तो एजाज़ जो है कहेगा यार जो भी है नहीं, तू मेरा दोस्त था, तू इनके मेरे साथ मिला हुआ है या उनके साथ मिला हुआ है।
तो ये नहीं हो सकता, आप अपने केस में कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको मामले को उन्होंने कहा जी इसको पार्लियामेंट में आने दें, लेकिन उस टाइम जो अपोजिशन थी वो इस पर इनकारी थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये देखें यानी कि अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है, हम अदलिया की आज़ादी बचाते बचाते यानी कि सब की जो है ना आज़ादी दूसरों की मुतासर होती है, अपनी भी उन्हें दे देते हैं। तो और दूसरी ये है कि ये जो कहते हैं ना जी कि वो नहीं जी वो जब किसी एक के हक में आता है तो ये लोग ये बातें करते हैं। यार और भी जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने भी पीटीआई के हक में भी फैसले किए हैं, लेकिन उनके बारे में यानी कि उन्होंने खिलाफ भी किए हैं, उनके बारे में आप इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरह आप ये क्या फैसला देंगे कि ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं या जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं या जस्टिस एजाज़ुल एहसन है या जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जिस तरह आप इनके बारे में बता सकते हैं पहले ही, वो आप दूसरों के बारे में नहीं बता सकते। तो ये इनके लिए कोई एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं है जी कि लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ। उमर मैं तो कहूँगा जो 3 जज साहिबान हैं, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम तो दूसरी तरफ आ गया, ये जस्टिस मंदोखेल हो गए, दूसरे नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, और तीसरे नंबर पे जो जज साहब हैं अतर मिनल्ला। ये 3 जज साहिबान वो हैं जिनके जो नोट्स आप जाके देखें या जिन्होंने जो अपनी नोटिंग दी हुई है मुख्तलिफ फ़ैसलों में, वो मिसालें रखती हैं और जिसके ऊपर तमाम लोग एतमाद भी करते हैं। बाकी जो किसी भी एक पार्टी की तरफ है वो मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। चीमा साहब मेरे ख्याल में मामला ख़त्म हो गया है, हमारा प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हिंदुस्तान को मुबारकबाद आज के दिन देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है चंद्रयान 3 उनका प्रोग्राम था एयर स्पेस का, जो कि कामयाबी से चाँद के ऊपर उतरा है और चाँद के साउथ की तरफ, जनूब की तरफ वो उतरा है। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी इल्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। और चीमा साहब उनको तो मुबारकबाद है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो दुनिया का चौथा मुल्क बना है जो चांद के ऊपर गया है। पहला मुल्क वो है जो मून के साउथ की तरफ उतरा है, और चौथा मुल्क है जो चांद के ऊपर गया है। और चीमा साहब हमारा पता है क्या हाल है, हम भी दुनिया का एक चौथा मुल्क है। आप पूछें वो कैसे? हम दुनिया में चौथा मुल्क हैं सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के एतबार से, सबसे ज़्यादा आबादी के एतबार से, और हम एक और एतबार से दुनिया का पहला मुल्क है। पूछे वो क्या? वो ये है कि आपको पता है कि जो प्राइमरी स्कूल के वाले से एक इंटरनेशनल इंडेक्स है कि आउट ऑफ द स्कूल जो बच्चे हैं, जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल की सतह के हैं, वो स्कूल में दाखिल नहीं होते, हम उस हवाले से पहले नंबर पे हैं नीचे से। और हमारे जो आपको पता है चीमा साहब पुराने जो वज़ीरे तालीम थे राणा तनवीर साहब, वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमें लोग बताते हैं कि वो जाते थे तो उन्होंने 1-2 जगहों पर जाके फ़ख्र किया कि हम पहले नंबर पे हैं प्राइमरी स्कूल के हवाले से। और फिर उनको बताया गया कि आप पहले नंबर पे नहीं हैं, आप आउट ऑफ द स्कूल बच्चों के हवाले से पहले नंबर पे हैं, यानी कि वो बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते। और चीमा साहब जो सबसे तकलीफ दे बात है, पाकिस्तान अपनी तालीम के ऊपर तकरीबन 1% बजट अपने GDP का इस्तेमाल करता है, तकरीबन 1% पूरा नहीं, तकरीबन 1%। जिस मुल्क में तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट ये होगी, उस मुल्क का हाल जो है वही होगा जो हमारा बदकिस्मती से है। शायद ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, आपका ख्याल है कि शायद आपके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, मैंने भी कोई बातें करनी जी, प्लीज़ करिए। शायद पहली बात तो ये है कि मुझे इंडिया की कोई खुशी नहीं हुई, मेरा दिल मातम कर रहा है ठीक कि हमारा क्यों नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक टाइम पे बेशक हमारा मार्शल लॉ था या जो भी था, वो ज़ियाउद्दीन मरहूम साहब थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, तो उनसे मैंने एक दफ़ा बात सुनी। वो कहते हैं कि ये एक दफ़ा कोई इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए, तो वो इधर जो है ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख के ना वो कहता है कि ये हमारे उधर क्यों नहीं है। उस टाइम महबूबुल हक जो है ना वो वज़ीर ख़ज़ाना होते थे। तो ज़िया साहब कहते हैं कि हमने जो है ना यानी कि हम बड़े फ्लैटेड भी फील कर रहे थे। महबूबुल हक अयूब खान के दौर में नहीं अच्छा। पहले बाद के हैं, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाद के हैं। ठीक, मुझे लगता है कि शायद ये 80s में ही रहे हैं कोई। तो वो जो हैं उन्होंने बड़ा बंदा फ्लैटर फील कर रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि असल में हम इसलिए बेहतर हैं कि हमने गुर्बत को अपना मुकद्दर तस्लीम नहीं किया, ठीक है। लेकिन आज जो है इंडियन फ़ख्र कर रहे होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, या एक एहसास कमतरी भी आ रहा होता है। और एजाज़ ये देखो, आप तो वो तालीम की बातें बता रहे थे ना, हमारा जो एक स्पार्को यानी कि जो इन इश्यूज़ को डील करता है, उसके बानी जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। ऐसे ही हमने
आज तक उनको यानी कि इसी चक्कर में हम उनको तस्लीम करने से इनकारी हैं कि वो हम उनके मजहबी जो नज़रियात हैं उनसे हम जो है यानी कि एग्री नहीं करते थे, और वो बंदे उन्होंने इधर से निकल के फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनके नाम पर इटली में वो फ़िज़िक्स सेंटर भी बना सलाम डॉक्टर सलाम के नाम पर, और यानी कि उन्होंने आखिरी टाइम पर भी उनकी ये ख्वाहिश थी, वसीयत थी कि मुझे पाकिस्तान में दफनाया जाए, और हमने आज तक उस बंदे को इसलिए नहीं ओन कर पा रहे कि वो बंदा जो है वो यानी कि कादियानी थे। ठीक है, एक तो हमने ये किया। दूसरा ये है कि एजाज़ हमारे जो है इधर हमारी कुछ तरजीहात का भी मसला है, और बाकी ये है कि स्पेस के मामला जो हैं पाकिस्तान में भी डिस्कस होते रहे हैं। आपको पता है कि जो नवाज शरीफ है उन्होंने भी खलाई महलूक पर बात की थी, तो यानी कि ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी ये इश्यूज़ आते रहते हैं। उम्मीद है कि कभी हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम इंडिया से पीछे नहीं हैं, और ये तरजीहात का मसला है। बाकी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आ जाए तो उम्मीद है कि चीज़ें चीमा साहब, ये जो माइंड सेट है ना इंडिया से पीछे और आगे का, ये ख़त्म होना चाहिए। हमें अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। नहीं चीमा साहब नहीं, ये जो मुआवजना होता है ना, मुआवजने का एक जो फ़ायदा है ना, उससे ये होता है कि आप एक ज़्यादा एक मुसाबकती एक माहौल में आते हैं। चीमा साहब, आप मुआवजने से निकल गए हैं शाहजी, अभी आप मुआवजने से निकल गए। अब ये ऐसा ही है कि जो है ना, आप सूरज को चिराग दिखाएं। देखें वो बहुत आगे चलेंगे, आप अपने आप पे मैं आपको बताऊं एजाज कि अभी भी अगर आप जो है ना साउथ एशिया में बाकी ममालिक में अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो इंडिया के जिनके साथ मामलात हमारे जैसे नहीं है ना, इंडिया ने उनके साथ भी उसका बड़ा एक मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है। चीमा साहब, वो एक अलग इशू है। मैं वो टोटल एक अलग इशू है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपका मुकाबला अपने साथ ही होता है। जब आप अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे ना, तो बाकी खुद पीछे चले जाएंगे। इस वक्त हमारा जो है ना, देखें इस वक्त इस रीजन में इंडिया जो है एक कामयाब मुल्क के तौर पर उभरा है, कामयाब इकोनॉमी के तौर पर उभरा है। हम कोई हिंदुस्तान से इम्प्रेस नहीं है इस बात पे, लेकिन कामयाबी कोई सुने कामयाबी कोई भी हासिल करे ना, वो अपनी कोशिशों के ऊपर करता है, और कोशिशों को सलाम करना चाहिए। जो भी कोशिशें करे, हिंदुस्तान करे, अमेरिका करे, यूरोप करे, लेकिन नतीजा हमें लेसन क्या है कि हम अपनी कोशिशें। शायरी अलबत्ता ये है कि मुआवजना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी औकात का पता चलता है, आप पीछे हैं या आगे। ठीक है, मुआवजा अपने आप से अगर करते रहो तो मुझे क्या पता नहीं, वो जो मैं कंपटीशन की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कंपटीशन में हम आएंगे, ये आप जो है ना इतनी जल्दी गिव अप ना करें। हम इंडिया के साथ कम्पीट करेंगे, परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब 75 साल करते हैं तो अल्लाह करे आगे भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले, तालीम के शोबे में भी और बाकी तमाम शोबों में भी, और हम इस रीजन को और पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव अंदाज में कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।